सिंघू बॉर्डर खाली करवाने पहुंचे लोगों और किसानों के बीच भारी पथराव, एसएचओ को तलवार लगी, 5 पुलिस वाले जख्मी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का पश्चिम बंगाल दौरा, कहा आर्थिक समृद्धि से देश का नेतृत्व करने वाला बंगाल आज तुष्टीकरण की राजनीति से बदहाल है। आबकारी अधिकारी के आगे नतमस्तक मंत्री का आदेश, मुरैना में जहरीली शराब कांड में मंत्री देवड़ा ने ग्वालियर संभाग के डिप्टी कमिश्नर को हटाने के आदेश दिए थे, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। स्टेट हाईवे के टोल प्लाजा की लेन होगी फास्टैग, राज्य सरकार से मांगा बजट। खंडवा में मिलावटी फैक्ट्री पर छापा, घटिया चावल पीसा, कलर मिलाया और हल्दी तैयार, मिर्च धनिया व गरम मसाला भी मिलावटी, बड़ी मात्रा में सामग्री मिली। नमस्कार, न्यूज ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु जोशी। अब खबरें विस्तार से। किसान आंदोलन के बीच सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को बवाल हो गया। दोपहर करीब 1 बजे नरेला की तरफ से आए लोग धरना स्थल पर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए किसानों से बॉर्डर खाली करने की मांग करने लगे। इनका कहना था कि किसान आंदोलन के चलते लोगों के कारोबार ठप हो रहे हैं। 1:45 बजे तक ये लोग किसानों के टेंट तक पहुंच गए और उनकी जरूरत के सामानों को तोड़ दिया। इसके बाद किसानों और नारेबाजी कर रहे लोगों के बीच झड़प शुरू हो गई। दोनों ओर से पथराव भी होने लगा। पुलिस ने बीच बचाव की काफी कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ते देख लाठी चार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस झड़प में 5 पुलिस वाले घायल हो गए। अलीपुर थाने के एसएचओ प्रदीप पालीवाल भी तलवार से हुए हमले में जख्मी हो गए। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दुर्गापुर पार्टी कार्यालय में पश्चिम बंगाल के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन और स्थानीय नेताओं के साथ जमुरिया विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि आर्थिक समृद्धि से देश का नेतृत्व करने वाला बंगाल आज ममता दीदी, कांग्रेस और वामपंथियों की तुष्टीकरण की राजनीति से बदहाल है। बंगाल में बेरोजगारी बड़ी समस्या है, जिसका कारण औद्योगिक विकास की अनदेखी और माफिया राज को दीदी का खुला संरक्षण है। कहां से ऐसे लोग आ गए जो राष्ट्र की चिंता ही नहीं करते, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, जो वोटों की राजनीति के लिए पश्चिम बंगाल को दांव पे लगाते। बेरोजगारी का आलम यह कि हर नौजवान एक सपना देखता है कि बड़ा होकर वो ये बनेगा वो बनेगा। आज बेरोजगारी का आलम यह है कि हर नौजवान बेरोजगार दिखाई देगा। हर दूसरे घर में रोजगार, कोई उद्योग ही नहीं लगने दे रहे। वो टाटा की लखटकी आ गई तो लल्लर के भगा दिया उसको। मैं देखने गया, सिंगूर है क्या नाम है उस जगह का, उद्योग बंद होते चले जा रहे हैं लगातार, नई कोई संभावना नहीं है। माफियाओं का राज आ गया है। सारे वो लोग पैसे वाले बनते जा रहे हैं जो ममता जी के नजदीक हैं। वही दारू माफिया है, वही बालू माफिया है, वही भू माफिया है, वही कोल माफिया है। सारे के सारे माफियाओं को इनका संरक्षण है। पैसा कुछ लोगों के हाथ में आ रहा है और गरीबी बढ़ती जा रही है। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधित करते हुए कहा कि 2 कोरोना वैक्सीन ईजाद करने के लिए विश्व भर में भारत की सराहना हो रही है, लेकिन अखिलेश यादव और ममता दीदी इस पर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव हार जाए तो ईवीएम पे सवाल, केस हार जाए तो अदालत पे सवाल, उनका कोई माफिया पकड़ में आ जाए तो ईडी सीबीआई पे सवाल, और वैक्सीन आ गई तो वैज्ञानिकों पे सवाल उठा दिया। कोरोना की वैक्सीन आ गई और उनके दल के जो नुमाइंदे हैं ना, उनके गुटके फूके हुए बल्बों की झालर जो है ना, जो पश्चिम बंगाल में है,
बुलाई थी उन्होंने, पूरे हाथ में हाथ लगा के वो झालर खड़ी की थी। उनमें से एक वो अखिलेश यादव बोले कि ये कोरोना की वैक्सीन नहीं है, ये भाजपा की वैक्सीन है। आपने पढ़ा होगा। तो मैंने उसको टीवी पे जवाब दिया कि अखिलेश बाबू, ममता दीदी आप भी सुनो, ये वैक्सीन तो कोरोना की ही है। अखिलेश बाबू, भाजपा की वैक्सीन तो 2017 में लगी थी आपको, और 5 साल तक असर रहता है उसका। मध्य प्रदेश में अधिकारी ना तो सीएम शिवराज की बातों को मान्यता दे रहे हैं और न ही उनके मंत्रियों को। लगातार अधिकारियों द्वारा राज्य शासन के निर्देशों को नकारते हुए देखा जा रहा है। ऐसा ही एक मामला जहरीली शराब कांड से जुड़ा अब मुरैना जिले के सामने आया है, जहां वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा जहरीली शराब कांड में ग्वालियर संभाग के डिप्टी कमिश्नर शैलेश सिंह को हटाने के आदेश दिए गए थे। बावजूद इसके अब तक डिप्टी कमिश्नर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रदेश में स्टेट हाईवे के सभी टोल प्लाजा पर सिर्फ 2 लेन ही फास्टैग होंगी। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने अपने अधीन आने वाले 75 टोल प्लाजा संचालकों को सिर्फ 2 लेन, एक आने और एक जाने के लिए ही फास्टैग करने के निर्देश दिए हैं। बाकी लेन में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 123 टोल प्लाजा हैं। इनमें से 75 MPRDC के हैं तो 48 NHAI के हैं। NHAI के सभी, जबकि स्टेट हाईवे के 18 टोल प्लाजा फास्टैग सुविधा से लैस है। MPRDC के GM इंचार्ज टोल PK जोशी के मुताबिक फरवरी अंत तक स्टेट हाईवे के सभी टोल की 2 लेन को फास्टैग करना है। प्रदेश में स्टेट हाईवे के टोल प्लाजा को फास्टैग करने का खर्च राज्य सरकार को उठाना है, लेकिन फिलहाल 2 लेन को ही फास्टैग करने का फैसला करते हुए करीब 22.5 करोड़ रुपए का बजट MPRDC ने राज्य सरकार से मांगा है। पुलिस ने शुक्रवार दोपहर खंडवा शहर के बीचों बीच चल रही मिलावटी मसाले की फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां घटिया चावल पीसकर उसमें पीला कलर मिलाकर हल्दी बनाई जा रही थी। इसके अलावा गरम मसाला, पूजा में उपयोग की जाने वाली पत्री, धनिया, मिर्च आदि भी मिलावट करके बेचे जा रहे थे। इससे लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। यहां से बड़ी मात्रा में कलर, घटिया चावल की बोरियां और अन्य सामग्री मिली है। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक शब्बीर हुसैन को हिरासत में ले लिया है। भोपाल के लामाखेड़ा स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम के डीलर न्यू स्टाल पेट्रोल पंप पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार एवं PCRA के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम सक्षम 2021 में मंत्री प्रभुराम चौधरी शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री चौधरी ने कहा कि हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित कार्यक्रम के माध्यम से और प्रधानमंत्री मोदी के अथक प्रयासों से देश में पर्यावरण को बचाने के लिए ईंधन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और प्रदेश में स्वच्छ पर्यावरण पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ईंधन को बचाने के लिए जो पहल HP के द्वारा की जा रही है, निश्चित रूप से जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाना है और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हर क्षेत्र में हमको अग्रसर होना है। इसलिए ईंधन को भी हम बचाएं, ज़्यादा उसका कहीं दुरुपयोग ना हो। यूज हम लोगों को करें, जो वाहन यूज करते हैं वो उसकी स्पीड मेंटेन रहे और वाहन का उसका सर्विसिंग होती रहे, ऑयल बार बार चेंज होते रहें, हमारा ईंधन बचे और जितना हम संरक्षण करेंगे उतना ही हम लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए फ़ायदेमंद है। सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में 5 स्थानों पर 1 फरवरी से शुरू हो रहे क्रिकेट महाकुंभ की रणनीति को अंतिम रूप दे दिया गया है। संभाग में पहली मर्तबा 350 से ज्यादा टीमों के बीच खेले जाने वाले टूर्नामेंट को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। राजस्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के आयोजक बेटे आकाश राजपूत ने गुरुवार को क्रिकेट मैदानों पर व्यवस्थाओं का जायजा लेकर रणनीति को अंतिम रूप देने के दिशा निर्देश दिए।
आयोजक आकाश राजपूत ने बताया कि मंत्री ट्रॉफी प्रतियोगिता को ऐतिहासिक बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर जैसे प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश में संभवतः ये पहला मौका है जब एक विधानसभा क्षेत्र में 350 से ज्यादा क्रिकेट टीमों के बीच भिड़ंत होगी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता खास इसलिए भी है कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के बाहर का कोई भी खिलाड़ी मैच में शामिल नहीं हो पाएगा। करीब सवा माह तक चलने वाले क्रिकेट महाकुंभ में उनके साथ सैकड़ों युवा रोमांचित व उत्साहित हैं। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में एमपीईबी के कर्मचारी करोड़ों की बिल वसूली के लिए परेशान हैं। गोटे गांव ब्लॉक के श्रीनगर, ककरबेल सहित 5 केंद्रों में उपभोक्ताओं पर करीब 13 करोड़ बिल था, जिसमें विभाग को अभी भी 9 करोड़ की वसूली करनी है। ऐसे में अब विद्युत विभाग अभियान चलाकर किसानों से वसूली कर रहा है। यही नहीं, बकायेदारों के ऊपर कुर्की की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। विद्युत विभाग की अपील है कि किसान जल्द से जल्द अपना बाकी का बिल भुगतान करें ताकि किसी भी प्रकार की कुर्की की कार्रवाई ना करनी पड़े। आज उपसंभाग गोटेगांव अंतर्गत वितरण केंद्र गोटेगांव ग्रामीण डीसी में हमने जो बकायेदार उपभोक्ता हैं जिनने विगत कई महीनों से अपने विद्युत देयकों का भुगतान नहीं किया था, उनकी हमने सामान जब्ती की, उन कुर्की की कार्रवाई हमने की है। और हम आपके माध्यम से किसानों को सहयोग मतलब एक जानकारी भी देना चाहते हैं कि कृपया अपने विद्युत बकाया जो बिल है उनका भुगतान समय पर करें, क्योंकि पंप का जो बिल है छमाही वो उसकी राशि काफ़ी कम है, पर वो बिल जमा न करने के कारण जो ब्याज लगता है वो काफ़ी ब्याज लगता है। इसलिए हम आपके माध्यम से हमारे सामान्य उपभोक्ताओं को बताना चाहते हैं कि उनकी यदि बकाया राशि पंप की शेष है तो तत्काल उसको एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जमा करके इस अतिरिक्त लगने वाले ब्याज से मुक्ति पा सकते हैं। क्या नाम लिखते हैं? मैं अरुण कुमार ठाकुर, सहायक अभियंता उपसंभाग गोटेगांव। जनपद पंचायत जबलपुर की ग्राम पंचायत बंदरकोला की गौशाला कई जिलों के लिए आदर्श बन गई है। बंदरकोला सरपंच अजय पटेल ने बताया कि गौशाला में न केवल सड़क पर भटकते मवेशियों को आसरा मिला है, बल्कि ग्रामीणों को रोजगार भी मिला है। ग्राम पंचायत बंदरकोला के सरपंच अजय पटेल ने बताया कि हमारी पंचायत की गौशाला में गौवंश से निकले गोबर से गोबर गैस प्लांट भी तैयार किया गया है, जिससे आने वाले समय में गौशाला के कर्मचारियों सहित ग्रामीणों के घरों में चूल्हा जलेगा। 10 एकड़ के रकबे में फैली गौशाला में 100 से अधिक गायों की सेवा की जाती है। गौशाला में 5 एकड़ में चारागाह का भी निर्माण किया गया है। सरपंच अजय पटेल ने बताया कि भविष्य में गाय के मूत्र को स्टोर करके बेचने, गोबर से जलाऊ ईंधन, वर्मी कंपोस्ट, फिनाइल, कीटनाशक बनाने की भी योजना है। गौशाला में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है और सुंदर सुंदर पेंटिंग से प्राकृतिक रूप को निखारा गया है। बंदरकोला की इस गौशाला का निरीक्षण मनरेगा की आयुक्त सहित भोपाल के कई आला अधिकारी कर चुके हैं एवं सरपंच अजय पटेल के गौशाला के प्रति लगाव व मेहनत की तारीफ कर चुके हैं। सरपंच ग्राम पंचायत बंदरकोला, जनपद पंचायत जबलपुर। मेरी ग्राम पंचायत में गौशाला का निर्माण हुआ है, जिसमें गौशाला से बहुत से काम चल रहा है और मेरी गौशाला कंप्लीट हो गई है और 5/8/2020 को गौशाला चालू हो गई है, जिसमें गौशाला में गौवंश है 130 गाय हैं आज की डेट में। और जो भी आवारा मवेशी हैं 10-20 गांव की मवेशी हैं, यहाँ ला के सब लोग पहुँचा रहे हैं और अच्छा सहयोग कर रहे हैं और भूसा वगैरह दान कर रहे हैं, कुछ प्यारा वगैरह और मक्के की करी वगैरह दान करते हैं कुछ कृषक लोग वगैरह। जैसे मेरी ग्राम पंचायत में सगड़ा से नवीन शुक्ला द्वारा 2 ट्राली प्यारा भेजा है और भी ऐसे किसान हैं, दमबिलास शर्मा हैं, निरंजन सिंह पटेल बड़ा भाई हमारे, उन लोगों ने लक्ष्मण झारिया, अरविंद पटेल द्वारा, एक किशोरी जयदास द्वारा, इन लोगों ने करीबी प्यारा वगैरह पहुंचाए हैं और गौशाला में अच्छा सहयोग कर रहे हैं और ग्रामवासियों का अच्छा सहयोग रहता है। यहाँ 2-4-5 लोगों का रोजगार चालू हो गया है और यहाँ पे सब लोगों का अच्छा सहयोग है। जबलपुर के कैंट थाना अंतर्गत हुई अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में मृतक की पत्नी मनीषा ने ही रिश्ते के भाई प्रदीप एवं प्रेमी खेमचंद के साथ मिलकर पति की हत्या कराई थी। पुलिस ने पत्नी एवं रिश्ते के भाई को गिरफ्तार कर लिया है और फरार प्रेमी की तलाश कर रही है। साथ ही पुलिस ने 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं।
एक अंधी कत्ल का सीएसपी कैंट टीआई कैंट ने खुलासा किया है, जिसमें पत्नी ने अपने रिश्ते के भाई एवं प्रेमी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा एवं अपने पति को पहले जहर देकर मारने की योजना की थी। वो जब फ्रुक्टिफाई नहीं हुआ तब उन्होंने पत्थर से मारकर अपने पति की हत्या कर दी। अभी पत्नी एवं रिश्ते के भाई को गिरफ्तार किया गया है एवं फरार प्रेमी की तलाश की जा रही है। पूरा तथ्य कुछ इस प्रकार से है कि इनका पति मृतक अरविंद राजपूत जो 47 साल का है, वो 2000 जबलपुर में रांझी थाना अंतर्गत सूदखोरों से परेशान बिलपुरा निवासी वंदना सोनगा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक शिकायत सौंपी। पीड़िता का आरोप है कि बंगाली कॉलोनी निवासी कांचीपुरम लक्ष्मी कुरील से उन्होंने 30,000 रुपए लिए थे, जिसके बदले में उन्हें 50,000 रुपए दे चुके हैं और ब्याज भी चुका चुके हैं, लेकिन लक्ष्मी कुरील द्वारा उनसे और पैसों की मांग की जा रही है। ऐसा ना करने पर उन्हें लगातार धमकियां दी जाती हैं, जिससे वे परेशान हैं और कार्रवाई किए जाने की मांग की है। समस्या है मेरी कि सूदखोरों के खिलाफ। मैं बिलपुरा बंगाली कॉलोनी से आई हूँ। मैंने कुछ साल पहले मेरी माँ ने 30,000 लिया था, जिनकी बोली थी हम रिटायर हो जाएंगे तो वापस दे देंगे पैसा, लेकिन मेरी मम्मी की तत्काल मृत्यु हो गई। इस कारण वो पैसा मेरे को चुकाना पड़ा और मैंने वो पैसा किसी तरीके से कर्ज लेके 53,000 मैं उस लेडीज़ को लक्ष्मी कुरील को दे चुकी हूँ। उसके बावजूद भी वो मेरे से 1,50,000 मांग रही। सर मैं कहाँ से दूँ, आप ही बताइए। एक है मीना सिंह ठाकुर, मैंने कुछ ये लॉकडाउन के टाइम पे मैंने उससे 15,000 लिया था घर मकान की रजिस्ट्री रखकर, उसको मैं 11,500 दे चुकी हूँ। उसने 1-2 रुपये के पेपर पर मेरे से साइन कराया था और वो अब मेरे से उसकी एवरेज में 4 लाख मांग रही है। 4 लाख मांग रही है, मैं कहाँ से दूँ उसको। और मैं नहीं देने की स्थिति नहीं है मेरी उसको पैसा। आपका क्या व्यवसाय क्या है? हमारा व्यवसाय छोटी सी चाय की दुकान है, उसी से हमारा घर चलता है। हमारी 3 बच्चियाँ हैं और मुझे डर रहता है कहीं इन बच्चियों को कुछ ना हो। जबलपुर में सीएम शिवराज के द्वारा सवर्ण आयोग बनाए जाने की घोषणा पर धूमधाम से आतिशबाजी, ढोल नगाड़े और मिष्ठान वितरण करके आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों ने आभार व्यक्त किया। पंडित अमित खंपारिया ने कहा कि सवर्ण आयोग का गठन संपूर्ण देश में मील का पत्थर साबित होगा। इस आयोग से समस्त गरीब, जरूरतमंद और असहाय सवर्णों को देश की मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। जी हाँ, आज समस्त सवर्णों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मिसाल कायम कर दी है। उन्होंने अपना नाम अमर कर दिया है। जिस तरीके से आज उन्होंने सवर्ण आयोग की घोषणा करी है, तो सवर्णों में जो एक समानता की रूपरेखा बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो सवर्णों में पूरे मध्य प्रदेश और पूरे लगे हुए प्रदेशों पे एक खुशी की लहर है, हर्ष की लहर है। और हम गर्व महसूस करते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और हमने भाजपा की सदस्यता दी। आज शिवराज जी के इस कदम ने पूरे समस्त सवर्णों के लिए एक इतिहास रच दिया है। इस निर्णय का हम लोग बहुत बहुत साधुवाद देते हैं माननीय शिवराज जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को। मुख्यमंत्री शिवराज द्वारा चलाई जा रही सीएम हेल्पलाइन ने शिकायतकर्ता के मामलों का निराकरण करने के लिए आधारताल पुलिस द्वारा पीड़ित पक्ष को ही आरोपी बना दिया गया और मामले को बंद कर दिया। ये आरोप लगाते हुए सुभाष नगर निवासी असलम अंसारी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय जबलपुर पहुंचकर एक शिकायत सौंपी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि एक मामले में उसने आधारताल पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई न किए जाने से वो परेशान है। पीड़ित ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी, लेकिन शिकायत का निराकरण करने के बजाय आधारताल पुलिस द्वारा पीड़ित पक्ष को ही एक मामले में आरोपी बना दिया गया, जिसकी वजह से उसे काफी परेशानियां हो रही हैं। श्रीमान जी, मैं 18 तारीख को मेरे साथ मारपीट किया रहा गुप्ता परिवार वालों ने, अतुल गुप्ता ने, जिसकी कंप्लेंट मैं थाना आधारताल 18 तारीख को लिखवाने गया रहा, परंतु मेरी शिकायत नहीं सुनी गई। तो मैं 19 तारीख को एसपी साहब के पास जन सुनवाई में आया था, जिस पर पेपर पे इश्तेहार भी आया रहा दैनिक भास्कर पत्रिका में। उसके आधार पर पुलिस वाले मेरे को उस तारीख से लगातार प्रताड़ित कर रहे थे कि तेरे ऊपर 354 पोस्को एक्ट का मामला दर्ज करवा देंगे, तू शिकायत भूल जाएगा। श्रीमान जी, मैंने दिनांक 20 को थाना आधारताल के टीआई की प्रताड़ना से और गुप्ता परिवार वालों की प्रताड़ना से मैंने चूहा मार दवाई थाने के अंदर खा ली थी, जिस पर से मुझे मेडाल अस्पताल लेकर
नेशनल हाईवे 59 पर ननासा के खड़ीपुरा में रोड किनारे बने मकान में दोपहर करीब 1 बजे अंध गति से चले आ रहे डंपर घर में जा घुसा, जिसके परिणाम स्वरूप उसने एक 6 वर्षीय बालिका को रौंद दिया। बालिका की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर ग्राम ननासा की खड़ीपुरा पर कन्नौत की तरफ से जा रहा डंपर चालक की लापरवाही से घर में जा घुसा। इससे बालिका की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों की काफी भीड़ नेशनल हाईवे पर सड़क के दोनों ओर लग गई। इससे जाम लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाम को हटवाया। छतरपुर जिले के नौगांव जनपद अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सिंहपुर विकास से कोसों दूर है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी जिम्मेदार ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ कागजों में विकास दिखाकर झूठी वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं। हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ग्राम पंचायत सिंहपुर के सरपंच सचिव ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी हैं। ग्रामीणों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि लोगों को किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और शासन के आदेशानुसार सप्ताह में 2 दिन सरपंच सचिव को मुख्यालय पर रहने को कहा गया था। मगर सिंहपुर सहित अनेकों ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर कभी ताला नहीं खुलता है और सारे शासकीय कामों को सचिव सरपंच घरों में बैठकर ही खाना पूर्ति कर लेते हैं। कहा है दादा नाम आपको? कौन से गांव के रहने वाले? कौन गांव है जो? क्या साल हो गई उम्र आपकी? हो गई वही 70-75 साल। आप वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है आप? नहीं मिल रही? सेक्रेटरी से नहीं पूछ को कहाँ नाम है? हमारा कट्टू नाम। कौन से गांव की हो आप? सिंहपुर की। तो आप क्या दिक्कत है? अब हमें क्या दिक्कत है? हम पेंशन वेंशन हमें मिलता ही नहीं है, ना राशन पानी मिलाता, हमें कुछ नहीं मिलाता। आपकी उम्र लगभग कितनी हो गई है? 65 साल हो गई। तो आप वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही? कुछ नहीं मिल रहा हमें। शासन को योजना को कोनो लाभ नहीं मिल रहा? कुछ नहीं हमें तो इके लाने आपने सचिव से नहीं बोली? सरपंच से? सबसे बोली। हमारे 2 साल हो गए दांत खींच गए जब से हमारा लड़का मार गया, जब से कोई। कहते हैं जब किसी काम को करने का हौसला बना लिया जाए तो निश्चित ही मेहनत करने पर सफलता मिलती है। कुछ ऐसा ही करके दिखाया है पन्ना जिला अंतर्गत आने वाले सिमरिया के सामान्य परिवार के राजकुमार अर्जरिया की बेटी गौरी अर्जरिया ने। आपको बता दें कि गौरी ने राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी के दिन करीब 12,000 की ऊंचाई केतरकांठा पर तिरंगा फहराया है और -20 डिग्री के तापमान में वहीं रुककर राष्ट्रगान भी गाया। केदारकांठा पर जाने के लिए अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ के ग्रुप भी शामिल हुए, लेकिन केदारकांठा पर गौरी अर्जरिया इंटरनेशनल एडवेंचर फाउंडेशन टीम के लोग सुबह 5 बजे पहुंचकर प्रथम स्थान हासिल किया। देखिए गौरी के हौसलों की उड़ान इस रिपोर्ट में। मैं गौरी अर्जरिया मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के सिमरिया गांव में रहने वाली हूं और मैंने अभी राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को उत्तराखंड की एक चोटी है केदारकांठा, जिसको मैंने सबमिट किया है। ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाया और इसमें मेरी टीम भी मेरे साथ थी और हम लोगों ने मिलकर इसको सबमिट किया और आज मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैंने अपने लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ किया है और आप लोग मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आगे भी आपका आशीर्वाद और आपकी मदद मुझे मिलती रहे, क्योंकि मेरा लक्ष्य कुछ और बड़ा करने का है। मुझे एवरेस्ट क्लाइम करना है, जिसके लिए मुझे आपकी शुभकामनाओं की जरूरत हमेशा पड़ेगी और आपकी मदद की भी। क्षेत्र के लोगों से जानकारी प्राप्त हुई है कि मेरी विधानसभा अंतर्गत सिमरिया ग्राम की बेटी गौरी अर्जरिया ने केदारकांठा पर पहुंचकर 26 जनवरी को तिरंगा फहराया है एवं राष्ट्रगान गाया है। यह क्षेत्र एवं जिले वासियों के लिए गर्व की बात है। मैं बेटी एवं उनकी टीम को शुभकामनाएं देता हूं।
26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली की आड़ में आंदोलनकारियों द्वारा पुलिसकर्मियों पर किए गए हमले की रतलाम में नमो ग्रुप जिला इकाई ने घोर निंदा की है और देश विरोधी तत्वों का पुतला दहन किया तथा देश विरोधी ताकतों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रधानमंत्री से मांग की है। सर, मामला ये है कि आज नमो ग्रुप जिला रतलाम फाउंडेशन की ओर से आज हमने ये पुतले दहन करने का आयोजन आरंभ किया है और जो दिल्ली में कांड हुआ है, जो हमारे जो मीडिया भाई है और पुलिस भाई है, उनके साथ जो अभद्रता हुई है, जो चरमपंथी वामपंथी जितने भी दल थे, उन्होंने जो हरकतें करी है वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण थी और देश का अपमान करा है, हमारे तिरंगे का अपमान करा है। हमने उसी के लिए आज यहाँ पर पुतले दहन का कार्यक्रम किया है और हम ये चाहते हैं, सरकार से निवेदन है कि जो भी थे वामपंथी चरमपंथी उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जो भी हो सजा उनको दी जाए। जबलपुर जिला प्रशासन पुलिस द्वारा लगातार माफिया दमन की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जबलपुर में कुख्यात अपराधी मंजू चक्रवर्ती के अवैध कब्जे वाले मकान पर नगर निगम की टीम और जिला प्रशासन पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए उसे तोड़ा गया। मंजू चक्रवर्ती लगातार अवैध शराब, जुआ, सट्टा व अवैध हथियार का कारोबार करता था। अलग अलग थाना क्षेत्रों में उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गढ़ा थाना अंतर्गत छुई खदान इलाके में स्थित उसके मकान को तोड़ने की कार्रवाई की। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल, नगर निगम का अमला व जिला प्रशासन की टीम मौजूद रही। आज पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है, उसी के तारतम्य में जिला प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा मंजू चक्रवर्ती के जो भी अवैध निर्माण हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसके खिलाफ जुआ, अवैध शराब एवं अन्य लगभग 29 प्रकरण हैं। आगे भी इसी तरीके से माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई चलती रहेगी। यही जो हमारा रिजॉल्व है और आगे भी लोग कार्रवाई करेंगे। जबलपुर में 32वें सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत नगर निगम चौक पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीसी सागर के मुख्य आतिथ्य में संस्कारधानी वासियों को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए पैदल रैली निकाली गई एवं अश्वमेध यज्ञ रक्षक सुरक्षा जीवन रथा जो कि PTR दिखाई को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो ब्लूम चौक होता हुआ भंवरताल गार्डन पहुंचकर समाप्त हुई। यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे आज हम वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, उसी प्रकार से हमें जितने लोग ट्रैफिक के नियमों के प्रति बेखबर हैं, सोए हुए हैं, उनको जगाना है हमको और लोगों को काल के गाल में उनसे बचाना है। दुर्घटनाओं को हमें रोकना है। लोगों को हमें संजीदगी पैदा करनी है, लोगों में विश्वास पैदा करना है कि यदि वो यातायात के नियमों का पालन करेंगे तो न केवल वो इस देश के लिए बल्कि वो अपने परिवार के लिए दीर्घायु होंगे, यशस्वी होंगे। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। कन्नौज क्षेत्र में कोरोना का टीका अभियान का शुभारंभ कन्नौज स्वास्थ्य केंद्र पर विधायक आशीष शर्मा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर कोरोना वॉरियर स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का अभियान प्रारंभ हुआ। कोरोना का पहला टीका डॉक्टर विवेक अहिरवार को लगाया गया। इसी के साथ संपूर्ण क्षेत्र में टीकाकरण का कार्य जोर शोर से जारी है। आज मैंने कोविड वैक्सीन का पहला वैक्सीनेशन करवा लिया है और इससे मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। इसमें किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। आपसे भी मैं यही अनुरोध करता हूं कि आप भी वैक्सीन लगवाएं और स्वस्थ रहें और सभी को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत। नौगांव में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने नौगांव तहसील का औचक निरीक्षण किया, जहां बंद कमरे में अधिकारियों के साथ बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा ली। वहीं मीडिया के पूछे गए एंटी माफिया अभियान के सवाल पर बोले कि पूरे जिले में कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं नौगांव कॉक्स डिस्टिलरी की अनियमितताओं को लेकर किए गए सवाल पर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कहा कि मामला दिखवाता हूं। वहीं चाइल्ड लेबर अधिनियम और डिस्टिलरी के मानकों को पूछने पर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने गोलमोल जवाब देते हुए पल्ला झाड़ दिया और बच्चों के लगातार डिस्टिलरी में काम करने से लेकर दूषित पानी निकासी को लेकर हो रही अनियमितताओं पर ढाल बनते हुए दिखाई दिए। सर, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एंटी माफिया अभियान चला रहे हैं। नौगांव में एंटी माफिया अभियान कहीं दिखाई नहीं दे रहा सर।
सब जगह छिल्ला भी कार्रवाइयाँ हुई हैं। मुझे गढ़ी मलहरा में आज कार्रवाई हो रही है। सर नौगांव में एक डिस्टिलरी है सर, उसकी सर गंद से लोग शाम सुबह बहुत परेशान है और उसका दूषित पानी नदियों में छोड़ा जा रहा है, वही नलों से लोगों तक पहुंचता है सर। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कई बार खाना पूर्ति अधिकारियों के द्वारा की गई है वहाँ पे जाके। मैं जांच करा लेंगे अभी, क्योंकि आप पहली बार मुझे बता रहे हो, मुझे आइडिया नहीं। जांच करा के देखेंगे, गड़बड़ होगा। सर नौगांव की कौन सी डिस्टिलरी जो HRD के मानक होते हैं, आपने बताया ना कि जो गड़बड़ियाँ हैं उसकी जांच करा लेंगे। आपको कॉक्स के मानक हैं तो बताओ क्या क्या मानक है, तो मैं उस पर भी विचार कर लूँगा। तो चाइल्ड लिवर के तौर पर रखते हैं वो लोग। ये कॉक्स डिस्टिलरी के मानक थोड़ी है, तो लेबर एक्ट के डिस्टिलरी के मानक बताओ ना आपने, क्योंकि बड़ा भारी। भले ही मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के वृद्धजनों के लिए वृद्धा पेंशन जैसी महत्वाकांक्षी योजना चला रही है, जिसके तहत वृद्धजनों को पेंशन के रूप में 600 रुपये प्रतिमाह दे रही है, लेकिन वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए एक जटिल प्रक्रिया से वृद्धजनों को गुजरना पड़ रहा है। मामला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का है। यहाँ पर लगभग 13 लाख की आबादी वाले इस जिले में वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए जिले में केवल जिला अस्पताल में ही मेडिकल बोर्ड की बैठक सप्ताह में एक दिन यानी हर गुरुवार को होती है। इसलिए गुरुवार के दिन जिले भर से वृद्धजन अपना वृद्धा पेंशन में आवश्यक दस्तावेज मेडिकल बनवाने के लिए आते हैं। जिला अस्पताल में अपना मेडिकल बनवाने के लिए जिला अस्पताल में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जिले भर से करीब 300 से ज़्यादा वृद्ध लोग आए। भारी भीड़ में वृद्धजन अपना मेडिकल बनवाने के लिए हाथ में फॉर्म में लिए लंबी लाइन में लगे रहे, लेकिन ज़्यादा भीड़ हो जाने के कारण आधे से ज़्यादा वृद्ध लोगों को फॉर्म जमा न होने का एहसास होने लगा, जिसके कुछ देर के लिए जिला अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया और कई वृद्ध जिला अस्पताल की व्यवस्था पर काफ़ी नाराज़ देखे गए। लेकिन करीब 150 फॉर्म जमा होने के बाद इतने ही लोगों को अपने घर खाली हाथ वापस जाना पड़ा। वहीं जब इस पूरे मामले में सिविल सर्जन से बात की गई तो उनके द्वारा अपनी मजबूरी बताते हुए मामले से अपना पल्ला झाड़ दिया और वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की बात कही। तीन हफ्ता हो गए हमको आते आते, 3 बार भीड़ के मारे हमको जाने का नहीं मिलता। पढ़े लिखे हम है नहीं हैं तो हमारी कोई सुनाई नहीं करता है। 3 दिन से आ रहे, भटक रहे, किराया भाड़ा लगा रहे, कुल्हुआ से आए हैं। हाँ जी, 3 हफ्ता हो गए हमको वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए। जो हमसे छोटे उनका मिल रही, मेरे भाई खुद मेरे से छोटा उसको मिल रही है। हाँ जी, नहीं बन पा रहा है। ऐसे कम से कम 150-200 आदमी लौट गए। कहा बताया, हम पढ़े लिखे नहीं है तो सर अब हम क्या बताएं, हर बार परेशान हो रहे हैं। तो गरीबी है, ये न जागा न जमीन कुछ नहीं है। हाँ जी, दूर से आते हैं और जो उन्हें किराया लगता है 200-300 रुपये लग जाते हैं। और उन्होंने हमारा 2 हफ्ते आए हैं, 2 हफ्ते से हमारा वृद्धा पेंशन नहीं बनी है। और ये लोग जो है इतने आदमी लौट जाते हैं। 150 आदमी होते हैं, ऐसे 160 रुपये लगते हैं। आज नवस्था से आए हैं, ये अब अभी कुछ नहीं बोले हैं, ये अब जमा नहीं करते हैं। अगले हफ्ते फिर से आएंगे? फिर आएंगे सर। बार किराया का परेशान होते होंगे? हाँ, परेशान होते हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर के साथ। नमस्कार।